अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है अनस नवीद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। और विक्रांत गुप्ता इंडिया के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू, दो तीन इंटरव्यू दिए, उसकी समरी मैंने कहा आपको बताता हूँ। पाकिस्तान एलिमिनेट हो गया है वर्ल्ड कप T20 2024 से। तो उसके ऊपर विक्रांत गुप्ता ने क्या क्या तज्जिया दिया पाकिस्तान एलिमिनेट का, उसकी पहले मैं आपको थोड़ी सी समरी बताता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स उन्होंने डिस्कस किए। सबसे पहले तो उन्होंने किसकी गलती है ये सारा पाकिस्तान एलिमिनेट हुआ, इसमें किसका फॉल्ट है, एक ये उन्होंने बड़ी इन लेंथ डिस्कस किया, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ पाकिस्तान का कैप्टन जो है बाबर आजम, जो करंटली हैं, उनको क्या कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर विक्रांत गुप्ता ने बात की, वो बताता हूँ। अच्छा, ये जो जितनी भी डिस्कशंस हैं, ये एक यूट्यूबर हैं दाऊद मुगल, क्रिकेट लवर अली शो के ऊपर उन्होंने उधर की थी, और रिजवान हैदर का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर की थी। तो उधर से जितनी भी समरी या की पॉइंट्स थे मैंने सारे नोट किए आप लोगों के लिए, और आप मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो खैर, एक तो पहला पॉइंट ये कि किसकी गलती है, किसकी फॉल्ट है। दूसरा पॉइंट था कि क्या बाबर आजम को कंटिन्यू करना चाहिए एज कैप्टन और नहीं। और फिर पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन थी कि टॉप फोर में पहुंचेगा वर्ल्ड कप से पहले। तो ये उन्होंने बताया कि भाई मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या पाकिस्तान टॉप फोर में वर्ल्ड कप से पहले मुझे उम्मीद थी। वो फिर पाकिस्तान की बैटिंग को लेके कि भाई वर्ल्ड कप से पहले भी क्या पाकिस्तान की बैटिंग का एक तज्जिया था उनका। फिर सुपर एट का जो चार्म है पाकिस्तान के एलिमिनेट होने के बाद, अब वर्ल्ड कप के अंदर उसका क्या चार्म बाकी रहेगा, वर्ल्ड कप के अंदर वो चीज़ रहेगी। न्यूजीलैंड भी आउट हो गई, पाकिस्तान भी आउट हो गई, तो इन टीम्स के जाने के बाद क्या वर्ल्ड कप का वो चार्म कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, उसके ऊपर विक्रांत गुप्ता ने टोटली बात की। फिर उन्होंने थोड़ी सी प्रिडिक्शन उनसे पूछा गया कि कौन सी टॉप फोर टीम्स होंगी, उस पर उन्होंने प्रिडिक्शंस की, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर साथ उन्होंने कुदरत का निज़ाम जो हमारे साथ हम चलता है और हमें हर चीज़ दफ़ा ही उसकी डिमांड होती है, उस पर उन्होंने थॉरली बात की। फिर बाबर आजम पे उन्होंने इन लेंथ डिस्कशन की रिगार्डिंग कि उनको दूसरी दफ़ा जब कैप्टनसी ऑफर हुई उन्हें करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी, उनकी गेम को लेके, उनकी बैटिंग के अलावा। और फिर उन पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको बाबर आजम कैसे हैंडल कर रहे हैं, उस पे इन लेंथ डिस्कशन की। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान टीम के ऊपर जो सर्जरी का हुक्म दे दिया है बादशाह सलामत मोहसिन नकवी ने, उसके ऊपर क्या स्टैंड है विक्रांत गुप्ता का। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिलेटेड टू सॉल्यूशंस क्या क्या हैं वो उन्होंने बताया। फिर यूएसए से जो पाकिस्तान टीम हारी उसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो उन्होंने किया। फिर आज़म खान से रिलेटेड या पाकिस्तान टीम के अंदर आना क्या क्राइटेरिया है, लीग्स का क्राइटेरिया, पीएसएल का क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया, उसके ऊपर थॉरली डिस्कशन की। और फिर स्किल सेट को लेके उन्होंने डिस्कशन की कि पाकिस्तान टीम का इस टाइम करंट क्या स्किल सेट है। तो ये सारी जो है ना थॉरली उन्होंने डिस्कशंस की हैं, जिसका मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जी गलती किसकी है। तो सबसे पहले जो उन्होंने बात की कि गलती जो है क्या बाबर आजम की गलती है या टीम मैनेजमेंट की गलती है। पाकिस्तान एलिमिनेट तो हो गया, ये बात तो हम सबको पता लग गई कि हाँ भाई एलिमिनेट हो गया। तो उन्होंने एक चीज़ ये बात बोली कि यार देखो, मैं अगर अपना क्रिटिसिज्म करूं या मैं अपना तज्जिया दूं ना, कि अगर आप सिर्फ एक बाबर आजम को कटहरे में खड़ा कर दो कि यार सिर्फ बाबर आजम की गलती है, तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे पहलू हैं, सिर्फ बाबर आजम की आप परफॉर्मेंस को या सिलेक्शन को नहीं देखो। क्या उन्होंने ये चीज़ की कि भाई सिर्फ बाबर आजम की सारी 15 के 15 नाम बाबर आजम की मुशावरत से हुए हैं, ऐसा नहीं होता। बोर्ड होता है, टॉप टियर मैनेजमेंट होती है, चीफ सेलेक्टर्स होते हैं, फिर कप्तान होता है, फिर उसके बाद आपकी प्लेइंग 11 आती है। उसमें प्लेइंग 11 में तो कप्तान फिर कुछ अपनी मनवा सकता है, लेकिन ओवरऑल स्क्वाड के अंदर और फिर इस सेलेक्ट स्क्वाड के अंदर से जो प्लेयर्स की सेलेक्ट करना, डोमेस्टिक लेवल पे देखना, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन। तो ये उन्होंने कहा कि यार आप बाबर आजम पे ही अगर आप सारा मलबा डालना चाहते हो तो ये सिर्फ बाबर आजम का नहीं है। और फिर वो उन्होंने ये बात भी की कि अगर आप इसका कंपैरिजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बाकी बोर्ड्स के साथ करो, तो ऐसा नहीं होता कि जब कोई एक टीम हार जाए तो वो एकदम ही आप उसे कर दो। और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन जब उनसे पूछा गया कि बाबर को कंटिन्यू करना चाहिए, तो उन्होंने पहले क्वेश्चन को इसके साथ लिंक किया, वो ये किया
कि जैसे बाकी बोर्ड्स में भी इंडिया भी हारता आ रहा है, ऐसी बात नहीं कि इंडिया भी डायरेक्ट वर्ल्ड कप जीत जाता है। और कहते हैं कि जब बाबर आजम को अगर कंटिन्यू करना चाहिए एज अ कैप्टन, तो उसमें ये उन्होंने सिंपल आंसर किया कि यार देखो, इंडिया के अगेंस्ट जो लॉस थी ना वो एक्सपेक्टेड थी। पाकिस्तान और इंडिया का जो कॉन्टेस्ट था उसमें एक्सपेक्टेड था कि इंडिया हरा देगा पाकिस्तान को। तो बाकी मैच एक ही बचा, वो यूएसए वाला था जो अनएक्सपेक्टेडली आप हारे हो। तो क्या आप उस एक मैच अनएक्सपेक्टेडली हारने की वजह से बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दोगे? कि एक मैच बंदा हारा है वर्ल्ड कप के अंदर, यूएसए से हारा है, और वो भी ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान ठीक है बुरा तो खेला है, लेकिन ये है कि यूएसए ने बहुत अच्छा खेला। तो इस चीज़ को भी आप लोग खातिर नज़र रखो, इस चीज़ को आप रखो, ये ना कहो कि आप ये चीज़ बिल्कुल भी आप वो कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। तो इसके ऊपर उन्होंने बात की। फिर तीसरा जो टॉपिक उन्होंने डिस्कस किया कि क्या पाकिस्तान एक्सपेक्टेड था प्री वर्ल्ड कप के टॉप 4 में पहुंचे। उसका उन्होंने सिंपल आंसर दिया कि भाई मैं तो इस चीज़ को नहीं समझता था कि अगर आप मेरे से एनालिसिस करो ना टीम कॉम्बिनेशन का कि पाकिस्तान टॉप 4 में पहुंचेगा, तो विक्रांत गुप्ता ने साफ साफ कहा कि यार शायद आपके व्यूअर्स को बुरा लगे, तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। पाकिस्तान ने वैसे थ्रू आउट अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हर दफ़ा इतना अच्छा इस तरह नहीं होता क्योंकि इनकी टीम बहुत अनबैलेंस थी। और फिर साथ ही साथ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से भी रिसेंटली हारा, फिर आयरलैंड से भी हारा, ठीक है, जिम्बाब्वे से तो हारा ही हारा था उस वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये लो लेवल टीम से जब आपकी टीम हार रही है, तो इसका मतलब यही है कि आपके, और फिर आपका मसला मिडिल ऑर्डर में भी था। तो ये आपकी बैटिंग्स बड़ी जो एक्सपोज थी, जिसकी वजह से ये विक्रांत गुप्ता ने कहा कि ये मेरे लिए एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान टॉप 4 में नहीं पहुंचेगा। तो इसके ऊपर उन्होंने बात की। फिर बात ये करते करते वही टॉप जो है बैटिंग की जब बात की गई पाकिस्तान से रिलेटेड, तो विक्रांत गुप्ता ने कहा कि यार देखो, आप मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान की बैटिंग लास्ट कब परफॉर्म की थी आप बैटिंग बैटिंग जो कर रहे हो कि भाई बाबर नहीं चला या रिजवान नहीं चला इस वर्ल्ड कप में, तो भाई लास्ट टाइम चले कब थे? तो वो कहता है कि यार मुझे तो यही याद पड़ता है कि जब, यानी कि पाकिस्तान ने अच्छी डिसेंटली बैटिंग तब की थी जब फ़खर ने स्कोर किए थे, या फिर पाकिस्तान ने इंडिया को 152-0 हराया था। तो पाकिस्तान तो हमेशा से फॉर नोन फॉर इट्स बॉलिंग, नॉट फॉर इट्स बैटिंग। तो और फिर जब क्वेश्चन ये क्रॉस क्वेश्चन ये उनसे किया गया कि यार आपको नहीं लगता कि ये जो बाबर आजम है ये स्टैट पैड करते हैं कि भाई अपनी इनके हमारे रन्स पूरे हो जाएं, या रिजवान अपनी रन्स के लिए खेलते हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता ये चीज़ गलत है? उसके जवाब में उन्होंने कहा यार देखो, हम ये बात करते हैं कि भाई आपके रन्स जो हैं वो आपकी विन के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, ये बात तो तय है। लेकिन अगर ये भी तो होता है ना कि अगर पाकिस्तान जीतता है और बाबर ने स्कोर नहीं किया, तो तब क्या बाबर आजम पे कोई उंगली नहीं उठाता कि बाबर की फॉर्म नहीं लगी? कहता है पास्ट में भी रिसेंटली आपने ये चीज़ नोट की होगी कि जब पाकिस्तान मैच जीतता है और बाबर स्कोर नहीं करता, बाबर की फॉर्म नहीं लगी हुई थी, अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा, तो उस पे क्या बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म नहीं हुआ था पिछले वर्ल्ड कप के अंदर कि यार उसकी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप उस तरह से फॉर्म नहीं थी जिस तरह से उसकी फॉर्म होती है? तो क्रिटिसिज्म तो होता है। तो इस स्टैट पैडिंग का तो उन्होंने सिंपल सिंपल कह दिया कि यार ये नहीं बात होती, स्कोर रन जब भी आप करते हो चाहे वो अच्छे कॉज में हो या हारने के कॉज में हो, रन होते हैं, उसकी अपनी एक वर्थ होती है। लेकिन उन्होंने ये क्रिटिसिज्म के बारे में ये बात बोली है कि भाई बाबर जो है ना वो क्रिटिसिज्म जो है ना वो सही तरह से हैंडल नहीं करता। इसका मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आगे उन्होंने क्या कहा। फिर उन्होंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ सुपर 8 के रिगार्डिंग कि भाई सुपर 8 का चार्म अब क्या ख़त्म नहीं हो जाएगा बाबर आजम पाकिस्तान के एलिमिनेट होने से और बाकी ये बड़ी टीम्स के एलिमिनेट होने से? क्या ये सुपर 8 का जो चार्म है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा? तो उस पे उन्होंने ये जवाब दिया कि यार देखो, 2007 का वर्ल्ड कप था, इंडिया भी तो बाहर हुआ था, पाकिस्तान भी तो बाहर हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वर्ल्ड कप का चार ख़त्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया वो वर्ल्ड कप किसी ना किसी तरीके से जीती थी। तो अब ये वर्ल्ड कप भी ऐसा नहीं है कि चार्म ख़त्म हो जाएगा। अफ़गानिस्तान का उन्होंने ये बात बोल दी साफ साफ कि भाई आप अफ़गानिस्तान की टीम को हल्का मत लो। वेस्ट इंडीज़ की टीम पिछले वर्ल्ड कप के अंदर एलिमिनेट हो गई थी, उसको आप हल्का ना लो। अब इंग्लैंड आप देखें, वो स्कॉटलैंड से उनका क्या रन रेट था, 3 ओवरों के अंदर, 3.5 4 ओवरों के अंदर उन्होंने मैच बिल्कुल
पासे करके रन रेट कहाँ से ज़मीन से उठा के आसमान पर रन रेट उन्होंने पहुंचा दिया। तो आप क्या इंग्लैंड को भी हल्का ना लो, ये वो टीम्स हैं, और स्पेशली अफगानिस्तान को आप जब वो उस वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस में जाके खेलेंगी तो ये किसी भी ऑपोजिशन को हराने की कैपेबिलिटी रखती हैं। तो आप सिर्फ न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या श्रीलंका की टीम का ये अपसेट ना समझें, और ये ना समझें कि एक किस्म का ये वो फ्लॉप वाला सीन होगा या वर्ल्ड कप का चार्म ख़त्म हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। तो ये उन्होंने वो बात बोली। फिर उनसे क्वेश्चन किया गया, भाई टॉप फोर आप बता देंगे, कौन सी टॉप फोर आपको लगती है कि जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलिस्ट टीम्स होंगी। उस पर उन्होंने यही कहा कि इंग्लैंड लगती है, इंडिया लगती है, ऑस्ट्रेलिया लगती है और वेस्ट इंडीज़ लगती है। ये उनकी विक्रांत गुप्ता की टॉप फोर थी। फिर रिजवान हैदर के यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने ये बात की कि कुदरत के निज़ाम की बात हुई कि हम हमेशा से कुदरत के निज़ाम की बात होती है, तो उन्होंने कहा भाई हर दफ़ा तो नहीं चलता, पिछला वर्ल्ड कप आप थॉरली कुदरत के निज़ाम की बेस के ऊपर आप जीते हो, ठीक है। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये कहा कि यार जो 2022 जो का फाइनल था वो आप खेले हो, उसमें फिर भी आपकी कोई टीम का सर पैर था। सर पैर इस तरह था कि आपकी टीम इन इन थ्योरी कोई आपकी वेरिएशन और उस तरह से टीम के अंदर एक कॉम्बिनेशन था, और फिर फॉर्म भी लगी, लड़कों की लगी हुई थी। लेकिन इस वर्ल्ड कप में तो आपका एज सच कोई भी सीन नहीं हुआ। फिर उन्होंने बाबर आजम से रिलेटेड क्वेश्चन पे तीन चीज़ें उसकी डिस्कस की। एक तो उसकी कैप्टनसी को लेके कि उसको कैप्टनसी सेकंड लेनी चाहिए थी कि नहीं, और दूसरा उन्होंने कि उनकी एज अ बैट्समैन, और तीसरा कि वो जो क्रिटिसिज्म वो हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर उन्होंने बात की। तो उसके ऊपर बाबर की तो ये पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो बात की ना वो ये की कि यार कैप्टनसी से रिलेटेड अगर आप बात पूछें ना, तो इनको कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी जब ऑफ़र की गई शाहीन शाही अफरीदी के बाद। तो क्योंकि आप जब कैप्टनसी लेते हो और फिर दो सीरीज मैचेस के बाद न्यूजीलैंड के साथ एक ही सीरीज शाहीन को दी, और फिर आप आ जाते हो, आपने अच्छा भला इस्तीफ़ा पब्लिकली अनाउंस किया कि मैं पार्ट वे कर रहा हूँ, तो फिर एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ आप फिर जब दोबारा लेते हो आपके मेंटली प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा पड़ जाता है कि यार अभी मैं 2 महीने पहले छोड़ के गया हूँ, फिर मैं कैप्टनसी पे आ गया हूँ, तो अब मुझे रिजल्ट्स पहले से बहुत बेहतर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो एक एडिशनल प्रेशर आता है, और उस प्रेशर से क्या होता है, आपकी बैटिंग इफेक्ट होती है। इसी यही वजह है कि बाबर आजम उस तरह से अपने निक में भी नहीं है, तो उनकी जो नेचुरल गेम है वो अफेक्ट हो रही है, ये बात उन्होंने की। और फिर तीसरी भी एक बात उन्होंने की है, वो बात ये थी कि रिगार्डिंग के क्रिटिसिज्म जो है ना बाबर आजम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जो लोग उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, तो उसको उनका जो एक्सेप्ट करने का ज़रा मादा है ना वो कंपैरेटिवली कम है, और वो उस तरह से उनका गुर्दे का साइज़ इतना बड़ा नहीं है। तो ये उनको उन्होंने कहा कि अगर उस चीज़ को लेके चलना है तो उन्हें अपना गुर्दा बड़ा करना पड़ेगा। अब उनसे पूछा कि यार चलो ये प्रॉब्लम्स तो हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा भाई भाई जब शाहीन को आपने कैप्टन बनाया तो आपने रिमूव क्यों किया। फिर शाहीन की कैप्टनसी से रिलेटेड जब बात की तो उन्होंने साथ ही ये कह दिया कि अगर आप शाहीन की अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करो तो उसकी अपनी क्या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जब से उसका एक्शन या वो अपनी इंजरी के बाद आया है तो वो फुलटा से फेंक रहा है। वो जिस तरह शाहीन अफरीदी यॉर्कर करता था, बॉल इन स्विंग करता था, फर्स्ट ओवर में विकेट्स लेता था, वो शाहीन आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि मैनेजमेंट से रिलेटेड पीसीबी के अंदर उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई आपकी क्रिकेट कौन चला रहा है, कौन मैनेज कर रहा है। तो ये मैनेजमेंट का चेंज है, कैप्टनसी का भी चेंज है, उसका भी रोल है। तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं जिसके ऊपर देख के आपको अपनी अगर क्रिकेट ठीक करनी है तो आपको ये सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपको मैनेजमेंट भी पीसीबी की टॉप टीयर उसको भी ठीक करना पड़ेगा, और साथ ही साथ कैप्टनसी से रिलेटेड भी आपका एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है अगर आप बाबर को लेके आगे चलते हो या नहीं लेके चलते। फिर यूएसए से विन का उन्होंने जो एनालिसिस किया वो बड़ा सिंपल था। कह रहे हैं कि यार यूएसए से जो पाकिस्तान की हार हुई ना वो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। इसलिए नहीं अनएक्सपेक्टेड थी, उन्होंने कहा कि जब यूएसए ने पाकिस्तान को हराया ना उससे पहले यूएसए ने कनाडा को हराया। तो जब कनाडा को हराया है ना, और पाकिस्तान मॉरली बहुत डाउन था क्योंकि आयरलैंड से भी हार चुका था, इंग्लैंड से भी हारा था, तो ये चीज़ नज़र आ रही थी। और फिर जिस तरह से आज़म खान एम्बेरस हुआ था फोर्थ T20 में, तो उसका उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं था कि अगर वो यूएसए से भी हार जाए, क्योंकि यूएसए ने कनाडा को भी हराया। तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ कहा कि मेरे लिए तो उस तरह से सरप्राइज़ नहीं था
ज़ाहिर है मतलब जिस तरह से एक मेजर सेटबैक था वो तो है, लेकिन यूएसए ने जब कनाडा को हराया तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे लिए और एक्सेप्टिंग हो गया था कि हो सकता है कि पाकिस्तान जो है आगे सुपर 8 में ना जाए। फिर सर्जरी से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया कि यार जो पाकिस्तान टीम के ऊपर सर्जरी का मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, तो उससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि यार देखो, पाकिस्तान और इंडिया भी 2007 के अंदर एलिमिनेट हुई थी, ठीक है, वर्ल्ड कप के अंदर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने कोई ड्रास्टिक सर्जरी की थी? नहीं, वही वो साल था, उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान और T20 का फाइनल भी खेल रही थी। तो कहते सर्जरी सर्जरी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बात यह है कि जो एक दो आपकी नेसेसरी चेंजेस हैं वो आपको करने पड़ेंगे, उसके अलावा बाकी वो उसी तरह से आपका जो भी सीन है वो चलता रहेगा। फिर आज़म खान और लीग क्रिकेट क्राइटेरिया को लेके, क्योंकि आज़म खान की बात ये की जाती है कि उसको उसने सीपीएल में बड़े रन्स किए उन्होंने, भाई साहब का ये सीपीएल, टीपीएल, एलपीएल, मीपीएल, जीपीएल, ये सारी चीप लीग्स हैं। और उन्होंने कहा बुरा मत बनाइएगा, और कहते हैं कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता नेशनल सिलेक्शन का। और फ़खर जमान जैसे बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उससे आज़म आज़म खान की फ़िटनेस से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, तो वो कहता है कि भाई कोई पागल तो नहीं है जो सीपीएल में उसको खिला रहे हैं और वो वहाँ रन्स कर रहा है। तो कहते हैं ये अनप्रोफेशनल सी बात है कि ये क्राइटेरिया नहीं होता नेशनल टीम के अंदर आप किसी प्लेयर को सिलेक्ट करते हो। फिर साथ उन्होंने ये बात भी की कि मुझे बड़ा अफसोस होता है मोइन खान से जब पूछते हैं उसकी फ़िटनेस के बारे में, आज़म खान की फ़िटनेस के बारे में, तो वो कहता है यार मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है। कि मोइन खान अपने बेटे को तलकीन करता है फिट रहने की या खाने पीना जंक फूड अवॉइड की, तो वो कहते हैं कि यार मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता। तो ये इसका उन्होंने बड़ा इजहार किया कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और फिर भी इन्फ्लुएंस के थ्रू वो बंदा आपकी प्लेइंग 11 में आ गया। और फिर उन्होंने एक बड़ी मेजर मिसाल दी विराट कोहली की। कहते हैं विराट कोहली जैसा बंदा इतना बड़ा सुपरस्टार, उसको क्या मत मारी हुई है, वो फिटनेस करता है, जिम जाता है, अपने आप को वर्कआउट करता है। वो कहता है मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फॉलो करना है। क्यों करना है रोनाल्डो को? फिटनेस, टू रिमेन फिट। वो आज अगर अपनी फिटनेस या अपनी ट्रेनिंग छोड़ दे तो जितनी उसका पास्ट एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे भी वो 50 और 100 मार के अपना कैरियर सक्सेसफुली एंड कर सकता है। लेकिन वो नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जब प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा है तो फिर प्रोफेशनल क्रिकेट क्रिकेट खेलने के कुछ एथिक्स हैं, कुछ डिमांड्स हैं, वो आपको लाजमी पूरी करनी पड़ती है। तो यू हैव टू लुक लाइक एन एथलीट, प्रोफेशनल एथलीट। तो और उसका ये आजम खान का हिसाब ये है कि वो उल्टा उसने वेट गेन कर लिया। फिर स्किल सेट के ऊपर ये लास्ट क्वेश्चन उनसे जब किया गया कि स्किल सेट पाकिस्तान की बात की गई कि अगर बैटिंग की हमने बात करते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा पाकिस्तान के ऊपर बड़े मायनाज लोग थे जो टेक्निक वाइज बहुत सॉलिड थे। और वो कहते हैं ज़्यादा दूर की मैं बात नहीं कर रहा, जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास हो गया, इंजमाम है, यूसुफ है, यूनस है, मिसबा है, कि ये इतने कोई पुराने नाम नहीं है। ये मतलब पिछले 15 20 30 साल इतना ही है ये नाम पुराने। और उसके अंदर इनकी टेक्निक सॉलिड थी। आज के एरा के अंदर बहुत कम ऐसे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर बैट्समैन है जिनकी टेक्निक सॉलिड है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो विक्रांत गुप्ता ने टोटली रिव्यू की और सारी शेयर की। मैंने कहा इसकी समरी आपको बना के वीडियो तक पहुंचाता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप इन सारी बातों से विक्रांत गुप्ता की स्टेटमेंट से सहमत हैं कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।